हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में अपने पिछले जो लेक्चर में हम एल्केन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने एल्केन का जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हम एल्केन को प्रिपेयर करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड से हम किस तरीके से जो है जो हमारे एल्केन्स हैं उनको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो एराइल हैलाइड्स में हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये सारे हमने पढ़े थे। चलिए, एक और रिएक्शन हमारी इसमें छूट गई थी, वो थी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स। इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स में क्या है, सपोज इस तरीके का हमारे पास कुछ ठीक है, इस तरीके का क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी हेलाइड हम ले लें, बी आर ले लें, कोई भी हेलाइड हम ले लें। ठीक है, यानी और हमारा ड्राई ईथर प्रेजेंस में जो हम रिएक्शन करेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। चलिए क्वेश्चन इसमें मैं आपको देती हूँ। चलिए, अगर इस तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड है तो आपका क्या आपका बनेगा, कंपाउंड बनाइए, और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। यहाँ पर भी अगर सी है ना, तो इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर इसका एक रेडिकल होगा, यहाँ पर इसका एक रेडिकल होगा, दोनों मिला करके हमारा साइक्लोपेंटेन बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और ये मिला करके क्या बन जाएंगे ना, 1 2 3 4 और ये वाला जो है यहाँ पर रेडिकल बनाएंगे, तो रेडिकल मिला करके हमारा साइक्लोपेंटेन बना देंगे। चलिए, ये वाला भी हो गया होगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल आएगा, अब बीच में क्या बनेगा, हमारा एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये फॉर्म होगा। ठीक है, और हमको पता है इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने आगे मेथड भी पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किस तरीके से हम क्या करते हैं, जो है हमारे एल्कीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक से कैसे करते हैं, पहला था हमारा डीकार्बोक्सिलेशन करके और अगला था हमारा कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। चलिए, तो डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 को यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम रिमूवल कर देते हैं। जब हम डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, तो यहाँ पर पहले हम जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन करके किस तरीके से जो है हम अपना एल्केन बनाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या कहा था, इसे डिसेंट ऑफ चेन यानी कि हम बोल सकते हैं डिग्रेडेशन भी हम बोलते हैं, डिग्रेडेशन। क्यों बोलते हैं हम डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये किस काम आती है, जब कन्वर्जन में ये क्या होती है, यूजफुल होती है।
और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कार्बन के नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डिसेंट ऑफ चेन बोलते हैं या डिग्रेडेशन हम इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई थी आपके, ये आपने नोट भी कर लिया था कल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि K, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लेते हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद ये क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं। कैसे एल्कीन देते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द एनोड। कैसे कि वहां पर क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, कार्बन एटम्स कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके की ये हमारी रिएक्शन होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए किस तरीके की। पहले हम क्या किया है, हमने ये जो है यहाँ पर सॉल्ट बनाया है, सोडियम एसिटेट। ठीक है, फिर इसका वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करके हमारा यहाँ पर जो है इथेन बन गया, प्लस दो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गई, हाइड्रोजन और हमारे NaOH भी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। तो इस तरीके से ये निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन है इस तरीके से ये हमारी होगी। अच्छा ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, हम बोल सकते हैं, लेकिन ये भी हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो किस तरीके से हुआ, सोडियम एसिटेट हमने यहाँ पर लिया, इस तरीके से वो 2Na यहाँ से बाहर निकल गया। फिर एसिटेट आयन ने एसिटेट फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल, इस तरीके से हुआ। फिर हमारे पास इथेन यहाँ पर बन गया। ठीक है, इथेन किस तरीके से बना, यहाँ देखो इथेन ये क्या है हमारे मिथाइल के क्या फ्री रेडिकल, और ये मिला करके क्या बन गए हमारे, इथेन बन गया। ठीक है, देखो ये जो निकला था यहाँ पर, ये वाला फ्री रेडिकल निकला था यहाँ से। ठीक है, तो दो फ्री रेडिकल, तो दो आपस में मिलके किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, तो CH3 यहाँ पर एक, CH3 तो यहाँ पर एक इसके साथ, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलिए और H2 इस तरीके से निकल जाएगी यहाँ पर H। ठीक है, चलो मेन इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, ये किस तरीके से होगा आपको ये आना। चलिए अगर इस तरीके से हमारे पास है, अगर CH3 CH2 COO Na प्लस 2H2O गिव्स, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा हमें, देखो प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, 2CO2 निकलते हैं, प्लस H2 निकलता है, प्लस 2NaOH। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी होती है। ठीक है, चलिए तो आप ये वाला भी आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए नोट कीजिए। ये हो गया। इसके अलावा अगर हमारे पास चलो अगर इस तरीके का है, इस तरीके का है, प्लस H2O जो है ही हमारा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा हमारा, देखिए ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड बने, इस तरीके का जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर से ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, दो होंगे ना इसके। अच्छा अगर दो लिखा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या हमने दो लिए, दो है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। इसके अलावा अगर एक ऐसा अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये आप खुद से कीजिए। इस तरीके से अगर है तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाइए। चलिए इजी, क्या कंपाउंड बनेगा, देखो बन कैसा रहा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, आ गया रेडिकल, ये यहाँ पर ब्रेक, रेडिकल 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 आपस में ज्वाइन होंगे, इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। अगर यहाँ पर हम ऐसा कंपाउंड लें जो हमने पीछे पढ़ी थी ना, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर कैसे होगा, अगर हमने यहाँ पर ये प्रोडक्ट लिया कुछ हमारा,
COONA, साथ में NaOH, CaO और हीट। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हमारे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखो किस तरीके से हमारा यहाँ पर बेंजीन फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा Na2CO3 जो हमारा फॉर्म होता है इसके साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन भूलना नहीं है, इसको हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा, देखो बेंजीन बनाने का, यानी कि बेंजीन क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का भी एक क्या हो गया, मेथड हो गया ना, एक रिएक्शन ये भी हो गया हमारे पास। तो ये रिएक्शन क्या है, ये सोडियम बेंजोइड से जो हमारा बेंजीन बनाने की जो रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, यानी कि किससे बन रहा है, सोडियम बेंजोएट हमारा बन रहा है बेंजीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर भी बेंजीन बनाने की एक रिएक्शन है। देखो देखो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अगर ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे इसके दो रेडिकल बनेंगे, ऊपर वाले रेडिकल बॉन्ड बना देंगे, नीचे वाले रेडिकल आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो देखो किस तरीके से बन जाएगा बेंजीन। देखो देखो ये बॉन्ड तो था ही यहाँ पर। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक रेडिकल आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर और यहाँ पर एक रेडिकल बना, ये तो बॉन्ड ब्रेक हुआ ही था तो यहाँ पर इसका रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल आपस में मिलकर के, ये रेडिकल आपस में मिलकर के हमारा बेंजीन बना देंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया बेंजीन हमने किस तरीके से, यहाँ पर हमने बेंजीन बना लिया। चलिए, तो ये आप जो भी रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी, ये रिएक्शन आप नोट कीजिए सारी अपनी कॉपीज में। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारे एल्कीन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो होते हैं कंप्लीट, यानी कि एल्केन के, सॉरी एल्कीन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो होते हैं कंप्लीट। यानी कि हम अभी तक सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से हम जो है एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड हमने पढ़ा कि कैसे हम जो है हमारे एल्काइल हैलाइड से किस तरीके से हम जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एल्केन्स को। और तीसरा मेथड हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे हम प्रिपेयर करेंगे एल्केन्स को। ठीक है, चलिए वो हमने अब समझ लिया है, उसके हमने सारे मेथड पढ़ लिए, उसमें रिएक्शन सारी पढ़ ली। उसमें कुछ और जो नेम रिएक्शंस थी जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे फ्रैंकलैंड फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, जो हमारी आगे भी क्या आती है, काम आती है, तो वो रिएक्शंस भी जो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन थी वो भी हमने पढ़ ली है खास करके। अच्छा, इस टॉपिक से जो वुड्स रिएक्शन है, ये जो कुछ रिएक्शंस थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देना और इनके बार बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब एल्केन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले नेचर से स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो एल्केन है, जैसे कि हमारा इथेन अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, चलिए इथेन हमने लिया, यहाँ पर इस तरीके का इथेन होता है। ठीक है, कुछ देखो एक दो चीजें तो हमें पता होती है उसके बारे में कि ये क्या करता है, जो कार्बन है, जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, जो हम एल्केन, यहाँ पर देखो एल्केन में क्या दिखाई दे रहे हैं हमें कि सारे ही क्या है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड्स है, सारे ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड होने से यहाँ पर इनका ये प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से जो ये हमारे एल्केन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते।
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, देखो जो पाई बॉन्ड होता है हमारा, वो कैसा बॉन्ड होता है, वो एक वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो वो बॉन्ड जब वीक है तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। इसीलिए जो हमारे जो एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये हम बोल सकते हैं उनको, वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। दूसरी चीज, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती है। इस वजह से यहाँ पर कोई पोलराइजेशन या कोई पोलर बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, नॉन रिएक्टिव है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, यानी कि पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी का मतलब हम क्या समझते हैं कि एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से अगर हमारे पास ये है एक्स यानी कोई हेलोजन है, तो हमें पता है हेलोजन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है। ये हमें कैसे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर हम इनके बारे में पढ़ते हैं, वहां पर हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो हेलोजन्स हैं हमारे, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन के कंपेरिजन में। अब जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उनपे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, फॉर्म होने लगता है। ठीक है, और जिनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उनमें एक डेल्टा पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे ये बॉन्ड है तो बॉन्ड बना कैसे, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला करके क्या है हमारा बॉन्ड बना है। तो क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि इसका पकड़ा क्या है, भारी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या है, एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई है, यानी कि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड बन चुका है। पोलर बॉन्ड यानी कि एक तरफ है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो रही है एक तरफ, और एक तरफ कम है, यानी कि एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर की साइड हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ इनके बीच में जो है डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, पोलैरिटी है। जबकि जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जब हम एल्केन की बात करते हैं तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिस वजह से वो जो है हमारे नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो पोलर नहीं होते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी। अच्छा, ये सब हमने पढ़ा क्यों, ये सब हमने सिर्फ इसीलिए पढ़ा ताकि हम उनका जो नेचर है वो देख सकें। ठीक है, बाकी अभी हमें पढ़ना तो है ही नेचर, इसीलिए क्या होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, या हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव भी हम पूरा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये आपको समझ लेना है बात। ठीक है, चलिए, बाकी आप ये नोट कर लेना। अब पढ़ते हैं नेचर के बारे में। एल्कीन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि वहां पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाए, इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर होल्ड ओनली बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस। अच्छा, तो इनके बीच में जो फोर्स है ना, वो कौन सी फोर्स है, वीक वंडर वाल फोर्स है। ठीक, कैसी फोर्स है, वीक वंडर वाल फोर्स है। द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड ओनली अपॉन द साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और साइज में क्या करती है, डिपेंड करती है। ड्यू टू वीक फोर्सेस द C1 to C4 आर गैसेस, यानी कि जो C1 से C4 तक कंपाउंड है हमारे, वो क्या है, सारे ही गैसेस हैं। और आगे के यानी कि C5 से C17 तक के जितने भी हैं वो सारे ही क्या है, लिक्विड है। एंड हायर मेंबर विद मोर इलेक्ट्रॉन आर सॉलिड, और जिनके 18 से ज्यादा जो कार्बन हैं, एटम है वो है उनमें प्रेजेंट है, वो क्या है, हमारे सारे ही सॉलिड है। ठीक है, 298
केल्विन में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लिख सकते हैं, यानी कि जो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके बीच में मतलब ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है, CH बॉन्ड, ये C और H के बीच में जो बॉन्ड है ये किस इंटरेक्शन से बना हुआ है, ये बना है वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन से, ठीक है। तो उस कारण जो हमारे C1 से C4 तक के जो हमारे होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, गैस होते हैं। C5 से C17 तक के सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और उसके ऊपर के जो हायर हमारे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं 298 केल्विन पे, ठीक है। तो ये जो हमारा नेचर के बारे में जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसको आप नोट कीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके भौतिक गुण जो भी है, ठीक है। चलिए, तो पहला इसके जो नेचर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, यानी कि इसकी प्रकृति है जो है वो किस तरीके की होती है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, एल्केन्स हैव जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, ठीक है। चलिए, तो एल्केन्स जो है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, जनरली अगर हम देखें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम दो लें, अगर हम कंपैरिजन करें, एक हमारे पास नॉन पोलर है और एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखो, जो नॉन पोलर जो नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे या मॉलिक्यूल होगा, तो उनके जो बॉन्ड होंगे वो उतने ज्यादा स्ट्रांगली क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रांगली होंगे नहीं, ठीक है। उनके बीच का इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग होगा नहीं। लेकिन जबकि जो हमारे पोलर वाले हैं उनके बीच में क्या होगा, एक बहुत ही स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा। जब उनके बीच में स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा तो उनको जो है बॉन्ड ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, तो उतना ही उसका जो है हमको बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा करना पड़ेगा। जबकि जो हमारे एल्केन्स हैं, नॉन पोलर हैं, तो उनमें उतना जो है बॉन्ड ब्रेक करने में उतना ज्यादा हमको क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों में डिफरेंस यही है कि जो पोलर वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज्यादा होता है, और जो नॉन पोलर वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए कम होता है, ठीक है। क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से, जो नॉन पोलर वाले होते हैं उनके बीच में उतना ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता, जबकि जो पोलर वाले होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। अब जो जिन दो चीजों में क्या होगा, स्ट्रांगली इंटरेक्शन होगा, उनको अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो वो तो इजीली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। इसीलिए उनके बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होते हैं, जो पोलर होते हैं उनके ज्यादा होते हैं, नॉन पोलर के कम होते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि जो हमारे एल्केन्स है क्या होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। किस वजह से होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर है। दूसरा, वो जो आपस में है वो कौन सा वंडरवॉल, वो वीक वंडरवॉल फोर्स से क्या है, वो क्या है, वीक वंडरवॉल से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या है, जो वीक वंडरवॉल फोर्स है, जब नाम ही उसका वीक वंडरवॉल फोर्स है, ठीक है। वीक यानी कि वो क्या है, वीक है। वीक होने की वजह से क्या होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। यानी कि उनको ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा वो क्या नहीं देना पड़ता, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं देना पड़ता, ठीक है। चलिए, with the increase in the number of carbon atom the molecular size increase and therefore the magnitude and wonderful also increase, boiling point increase। यानी कि जब क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल का या किसी हम एल्कीन हम बोलें, तो कोई एल्कीन क्या होगा जिसका साइज बड़ा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना हमको समझ आया कि दो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े कि उनका जो है जनरल बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम जनरली बोले एल्केन्स का, वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है। दूसरी चीज जो है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर वंडरवॉल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात भी आप समझ आ गए। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ईच कार्बन इज एडेड टू द चेन increases the boiling point by 20 to 30 Kelvin. The boiling point of the N alkenes will increase the number of carbon molecule with homologous series. ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जो है कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर दिए हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट, देखो
ठीक है। यहाँ पर है कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन। देखो जब 5 कार्बन एटम है तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन जब 10 है तो इतना बढ़ गया, 15 है तो इतना बढ़ गया, 20 है तो इतना बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे कार्बन एटम क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल में कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, वैसे ही वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इतना समझ में आ गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है जो इस स्लाइड में छूट चुका है, उसको हम लिखेंगे कि जो ब्रांच्ड चेन होती है और स्ट्रेट चेन होती है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है ब्रांच्ड चेन से। क्यों? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन से हम क्या समझे, अगर हम पेंटेन का स्ट्रक्चर लें, ठीक है, पेंटेन का फॉर्मूला लें, ठीक है, देखो यहां पर लेते हैं। ठीक है, ये पेंटेन, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन एटम है। तो अभी तक यहाँ तो हमने सिर्फ ये पढ़ा, ठीक है, कि उनका क्या होता है जब कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, यानी कि जब कार्बन हमारे इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताएंगे, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, बताओ बताओ किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसका फॉर्मूला भी क्या है, C5H12, इसका फॉर्मूला भी क्या है, ये भी क्या है हमारा C5H12 ही तो है। देखो 1 2 3 4 5H, 5 कार्बन, 3 3 6 3 9 3 12H, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 हमारे हाइड्रोजन है। तो कैसे बताएंगे हम कि इस वाले का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताओ। देखो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ब्रांच्ड चेन के कंपैरिजन में। यानी कि ये हमारी स्ट्रेट चेन है, ये वाली क्या है, ब्रांच्ड चेन है ना, ये वाली देखो इसमें ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट चेन है। तो यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? अब देखो यहाँ पर इनका सरफेस एरिया देखो, एरिया दिख रहा है। अब देखो इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक ब्रांच चेन, इस तरीके से थोड़ी ना होगा, ये होता किस तरीके से है, एक कार्बन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो इसका जो है सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इसका सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया जब ज्यादा होता है इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका जो है सरफेस एरिया कम होता है इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर हमें दे दिया जाए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, तो हम स्ट्रक्चर बनाकर, अगर हमें स्ट्रक्चर भी दे दिया जाए और उनका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ये एमसीक्यूज में आते हैं ये क्वेश्चन। तो आप जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी लिखिए। चलिए, तो चलिए आज हमने भौतिक गुण के दो इंपॉर्टेंट जो है हमारे प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पढ़ी, पहला नेचर और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। बाकी की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी है, क्या क्या रिएक्शंस वहां पर होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।